हेलो, आई एम दीपांशु। आज हम डिजिटल पावर प्लांट इंजीनियरिंग का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसमें कुछ क्या है आज। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि सिलेक्शन ऑफ साइट ऑफ डिजिटल पावर प्लांट। हम जो है डिजिटल पावर प्लांट की जो कहाँ स्टेब्लिश करना है, कैसे स्टेब्लिश करना है, उसकी जो साइट का सिलेक्शन है वो कैसे करते हैं वो हम इसमें देखेंगे। सबसे पहला है कि डिस्टेंस फ्रॉम द लोड सेंटर। जो हमारा जो डीजल पावर प्लांट है वो लोड सेंटर से काफ़ी नज़दीक होना चाहिए। लोड सेंटर से मतलब क्या है कि जहाँ हम जनरेट कर रहे हैं और जहाँ से हम ट्रांसमिट कर रहे हैं उनके बीच की दूरी कम होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर दूरी ज़्यादा होगी तो लॉसेज ज़्यादा होंगे। ट्रांसमिशन तार नहीं जो जिससे हम डिस्ट्रीब्यूट ट्रांसमिशन तो नहीं आएगा यहाँ पे। या ट्रांसमिशन कहने का मतलब अगर लॉन्ग कर रहे हैं तो वहाँ ट्रांसमिशन यूज करेंगे, अगर छोटे एरिया की डिस्टेंस की बात करें तो वहाँ कहेंगे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके साइड शुड बी नियर to the load center as possible in order to avoid transmission cost and losses। अगर ट्रांसमिशन कॉस्ट एंड लॉसेस को दूर करने के लिए हम ये क्या करेंगे, डिजिटल पावर प्लांट लोड सेंटर के नज़दीक से नज़दीक बनाएंगे। नज़दीक बनाने में कोई नुकसान भी नहीं है क्योंकि इसमें कोई ऐसी क्या कहते हैं वेस्ट नहीं निकलता जिसे कहीं हमें स्टोर कुछ करना पड़े। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड मतलब लैंड शुड बी अवेलेबल एट चीप रेट। मतलब ज़्यादा जो हम लैंड जहाँ बना रहे हैं कि वहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन तो करना नहीं, कोई खेती तो करनी नहीं है हमें, जिसके लिए हमें कोई उपजाऊ ज़मीन या कोई अच्छी अवेलेबिलिटी की एयरपोर्ट के नज़दीक हो, उसके नज़दीक हो, ऐसी तो चाहिए नहीं। तो ऐसी चाहिए कि जो सस्ती से सस्ती हो। ठीक है, कैपिटल कॉस्ट ऑफ द प्लांट इज रीजनेबल वन। ठीक है, यानी कि सस्ती से सस्ती हो और क्या कहते हैं कॉस्ट में आती है, मतलब बजट में आती हो। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल, द फ्यूल शुड बी इजीली अवेलेबल एट द रीजनेबल रेट। मतलब जो डीजल पावर प्लांट में जो फ्यूल यूज करने वाले हैं डीजल, वो ये नहीं है कि जहाँ हमने पावर प्लांट डाले काफ़ी दूर से आता हो। ठीक है, और ना ही फ्यूल हो कहीं ये ज़्यादा महंगा भी नहीं होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ देखी जाती है। अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैसिलिटी कहने का मतलब कि जब हम डीजल पावर प्लांट वहाँ पे बनाएंगे तो वहाँ पावर प्लांट के लिए पावर प्लांट जो हम लगा रहे हैं वहाँ पे जो उसके डीजल जनरेटर है वो आसानी से पहुँच सके, फ्यूल की सप्लाई कंटिन्यू वहाँ पे आ सके। तो उसके लिए हम अच्छी सड़क हो, आने जाने का रास्ता सुव्यवस्थित हो, तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट के लिए ये की फैसिलिटी भी देखी जाती है। अवेलेबल ऑफ वाटर, अवेलेबल ऑफ वाटर, वाटर कहने का मतलब अवेलेबल ऑफ वाटर से कहने का मतलब क्योंकि डीजल प्लांट में हाइड्रो स्टीम या थर्मल पावर प्लांट की पानी की जरूरत तो पड़ती नहीं है। तो सिर्फ इसमें इतना पानी की जरूरत है कि जो कूलिंग पर्पज के लिए काम हो सके। ठीक है, बस इतने ही पानी की इसमें आवश्यकता होती है। तो ऐसा नहीं है कि हमें कहीं नदी के किनारे से बनाना हो, इतना नहीं कि थोड़े अमाउंट। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम दी पॉपुलेटेड एरिया। ठीक, डिस्टेंस फ्रॉम दी पॉपुलेटेड एरिया से कहने का मतलब है कि जो हमारा डीजल पावर प्लांट है कि जब चलता है तो कुछ ज़्यादा ही आवाज़ करता है, जनरेटर की नॉइज़ होती है, एग्जॉस्ट की नॉइज़ होती है। तो इतना दूर हो कि पॉपुलेटेड एरिया के बीचों बीच ना हो, जिससे कि शोरगुल ना हो, जो इससे एग्जॉस्ट निकलती है वो जो हानिकारक धुआं निकलता है वो लोगों को हार्म ना पहुंचाए। इस कारण से इसे थोड़ा सा दूर बनाना पड़ता है। ठीक है, टाइप ऑफ लोड, दी टाइप ऑफ लैंड, its land should be high bearing capacity to withstand the load of the plant and also vibration transmitted to the foundation from compressor and diesel engine। मतलब जो जो हमने वहाँ पर उसकी फाउंडेशन बनाई है तो वो क्या करना है, जनरेटर चल रहा है जो उनकी वाइब्रेशन को ऑब्जर्व कर सके, सॉलिड हो। ऐसा नहीं है कि रेतीली जमीन है वाइब्रेशन होगा तो रेते क्या होगा नीचे धस जाएगा। ऐसी नहीं, तो फाउंडेशन क्या बनानी है, सॉलिड बनानी है, कंप्रेस करनी है, ठोक के बनानी है, मतलब सॉलिड कर देना है उससे। तो ये टाइप ऑफ लैंड में आएगा कि ऐसे नहीं कच्ची जमीन पे रख दिया तुमने ले जाकर जनरेटर, ऐसा नहीं। ठीक है, ये आएगा तुम्हारा सिलेक्शन ऑफ साइट। तो ये मेजर कुछ है, 3 4 5 6 7 पॉइंट है, ये आपको याद रखने हैं। अब आगे आती है लॉक सीट। लॉक सीट क्या होती है, आगे देख सकते हैं लॉक सीट। लॉक सीट क्या होती है, मतलब किसी भी चीज़ का अभी हमें जहाँ ब्यौरा रखना होता है वहाँ पे हम किस चीज़ का यूज करते हैं, लॉक सीट का। पर हम डीजल पावर प्लांट की बात कर रहे हैं तो हम डीजल पावर प्लांट में क्या करेंगे, मेंटेनेंस रिकॉर्ड ऑफ डीजल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। मतलब जितना भी मेंटेनेंस रिकॉर्ड होगा, जितना भी फ्यूल खर्च होगा, जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, उन सब का ब्यौरा किसमें रखा जाएगा, लॉग सीट में। इसमें क्या है, एक करेक्ट रिकॉर्ड ऑफ इंस्ट्रूमेंट रीडिंग, अमीटर इन ईच फेस, वोल्ट मीटर की रीडिंग लिखी जाएगी, वाट मीटर, ठीक है, और ऑयल प्रेशर, वाटर प्रेशर, इनलेट आउटलेट टेम्परेचर, जो भी है सब कुछ क्या होगा देखा जाएगा। ठीक है, कि ऑयल प्रेशर कितना है, वाटर प्रेशर कितना है,
सब ए सेपरेट लॉग सीट इज यूज टू ईच यूनिट, मतलब एक यूनिट के लिए हम एक लॉग सीट का यूज करेंगे। अगर 5 यूनिट लगे हैं तो हम 5 सेपरेट लॉग सीट का यूज किया जाएगा। ठीक है। सच रिकॉर्ड इज आल्सो असिस्ट इन एवल्यूशन ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब इसके द्वारा क्या हो सकता है कि हम हमारी जो हाँ, इसके द्वारा क्या होता है, जो हम पावर प्लांट में जो कमियां आ रही होंगी तो हम उसे क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। ठीक है। जिससे क्या होगा, परफॉर्मेंस हम प्लांट की बढ़ा सकते हैं। मेंटेनेंस इंक्लूड क्लीनिंग ऑफ फ्यूल ऑयल फ्रॉम डर्ट, मतलब उसमें ये भी लिखा जाएगा जो हमारी लॉग शीट होगी कि हमने फ्यूल कब साफ किया था या टैंक सब कब क्या दिया, और कितना उसमें से कूड़ा निकला, कचरा निकला है, हम तेल को पर्टिकुलर साफ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सब चीजों के बारे में उसमें लॉग शीट में लिखा रहता है। ये टेम्परेचर एंड फ्लो कूलेंट, मतलब हम कितना टेम्परेचर कितना है जो हीट निकल रही है, और कूलेंट मतलब जो हम फ्लो कर रहे हैं कूलेंट वो कितना प्रेशर से है, कितना फ्लो हो रहा है एक बार में, लुब्रिकेटिंग हम जो फ्रिक्शन हो रहा है आपस में जो जनरेटर चल रहे हैं तो उनमें जो पार्ट्स हैं जो फ्रिक्शन कर रहे हैं तो उनके बीच क्या कितना लुब्रिकेशन दिया जा रहा है। एग्जॉस्ट गैस आल्सो चेक एट रेगुलर, मतलब एग्जॉस्ट गैस में चेक करते किया जाता है कि कहीं ये विषैले कण तो बाहर नहीं निकाल रहा है जो लोगों में आसपास के लोगों को जो कह रहे हैं हार्मफुल इफेक्ट दें। ये सब चीजें की क्या चेक की जाती हैं रेगुलर इंटरवल के बाद। फिर जो वोल्टेज एंड करंट है ये तो हर घंटे या हर 2 घंटे में चेक होता है, जबकि ये लुब्रिकेशन ये पर वीक, ये कूलेंट वीक या 5 दिन में चेक करते हैं। ठीक है। लॉग शीट होती कैसे थोड़ा ये देख लेते हैं। देखो जैसे ये है, यहाँ जितने जितने हम ऑपरेशन परफॉर्मेंस करेंगे उनके नाम यहाँ आएंगे, यहाँ पर जैसे कहीं वोल्टेज नापना है कुछ नापना है वो कहाँ आएगा, इस जगह आएगा। ठीक है। जितने परफॉर्मेंस अभी यहाँ आएंगे, टाइमिंग डिग्री से ये टाइमिंग दी हुई है, टाइमिंग कहाँ जाएगी, टाइम ये थोड़ा पीछे आएगा। ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे जो हमें जैसे एमीटर यहाँ लिख देंगे आर फेज वाई फेज बी फेज। ठीक है। और ऑयल प्रेशर यहाँ लिख देंगे, कूलेंट, जो जो हमें परफॉर्मेंस हो रहे हैं उन चीज़ों के बारे में यहाँ लिख के सब में यस टिक लगा देंगे, सब में यहाँ हो रहा है नहीं हो रहा, ये सब चीज़ क्या आएंगे लॉग शीट के अंदर आएंगे। ठीक है। अब आगे देखते हैं थोड़ा। इफिशियंसी, मतलब जो हमारा डीजल पावर प्लांट है, इफिशियंसी ऑफ डीजल पावर प्लांट, इफिशियंसी क्या, ओनली 34% ऑफ एनर्जी सप्लाई टू द डीजल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल, मतलब जितना भी हम यूज करते हैं कुल 34% एनर्जी ऐसी है जो हम इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट में कर सकते हैं, बाकी की सब क्या वेस्ट हो जाती है। वेस्ट नहीं होती है, मतलब अलग काम चल जाती है। जैसे कि 30% कूलिंग वाटर में, एग्जॉस्ट में 25%, देखो सबसे ज़्यादा जा रही है। कूलिंग को ठंडा करने में कितनी जा रही है, 30%। रेडिएशन एंड फ्रिक्शन में 11% वेस्ट हो जा रही है। ठीक है। कुल मतलब जो 34% ही क्या होगी इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन में कहाँ हो पाएगी। ठीक। दस द फ्यूल लोड थर्मल इफिशियंसी ऑफ अ डीजल पावर प्लांट कम्स आउट ऑफ, मतलब जितनी भी इफिशियंसी आएगी फुल लोड की कितनी आएगी 34%। थर्मल इफिशियंसी डिक्रीज एप्लीकेबल एंड स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन इंक्रीज, मतलब अगर इफिशियंसी गिर रही है तो मतलब हमारा फ्यूल कंजप्शन क्या हुआ धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ठीक। तो इसमें एक चीज दी है 0.23 किलोग्राम पर किलोवाट, मतलब हमारा कितना फ्यूल कंजप्शन हो जाता है, मतलब 0.23 किलोग्राम, 1 किलोवाट में 0.23 किलोग्राम हमारा ऑयल या फ्यूल खर्च हो जाता है। ठीक है। ये इसकी इफिशियंसी की बात होगी। आपको बस ये ध्यान रखना है कि 34% इफिशियंसी आउटपुट होती है, 30 कहीं 40 या 45 पे लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक ग्राफ है परफॉर्मेंस का, अगर देखो जब ये लो लोड पे है, मतलब फुल लोड के केवल 20% पे है, तो उस टाइम देखो इफिशियंसी क्या है इसकी कम है पर फ्यूल का कंजप्शन बहुत ज़्यादा है। ठीक है। क्योंकि जनरेटर चल रहा है, अगर इतना ही लोड चला रहे हैं तो फ्यूल तो उतना ही खाएगा पर इफिशियंसी आउटपुट क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। और यहाँ देखो जब धीरे धीरे हम ये लोड बढ़ा रहे हैं, अगर 100% पे चल रहा है तो फ्यूल का कंजप्शन कम है, फ्यूल का कंजप्शन कम है और इफिशियंसी भी क्या है थोड़ी इसकी हाई है। तो इसमें हम क्या पता चलता है, इसीलिए हम सबसे ज़्यादा डीजल पावर प्लांट को कहाँ यूज करते हैं, ये हमारी पीक लोड की डिमांड होती है। ठीक है। ये नहीं है कि बेस लोड चल रहा है तो भी हम इसे चलाए जाएंगे नहीं। यहाँ देख रहे हो ना कर में, अगर हमारे बेस लोड पे चलाएंगे तो मतलब यहाँ पे चलाएंगे या यहाँ चलाएंगे तो इफिशियंसी क्या है कम है, जो कि फ्यूल कंजप्शन क्या है थोड़ा ज़्यादा है। क्योंकि हम पीक लोड पे चलाएंगे जब मतलब बहुत ज़्यादा डिमांड होगी, फुल लोड पे चलाएंगे इसे जितना कि पूरी परफॉर्मेंस देंगे, परफॉर्मेंस आउटपुट जितना इसमें आउटपुट है उतनी से आउटपुट पे चलाएंगे तो फ्यूल का कंजप्शन तो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, एफिशिएंसी हमारी इसकी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। इसी कारण हम इसे क्या है ना पीक लोड पे यूज करते हैं, इसे कहते हैं पीक लोड पावर प्लांट भी बोला जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं प्रिंसिपल फील्ड, मतलब इसके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है डीजल पावर प्लांट और कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं।
सेंट्रल पावर स्टेशन कहने का मतलब ये है, डीजल पावर प्लांट आर इंस्टॉल्ड वेयर सप्लाई ऑफ कोल एंड वाटर इज नॉट अवेलेबल, मतलब जहाँ पे कोयला और पानी की सप्लाई ना के बराबर हो, ठीक है, द क्वांटिटी, ठीक, और वेयर पावर इज टू बी जनरेटेड इन स्मॉल क्वांटिटी, और हमें जहाँ पावर थोड़े अमाउंट में जनरेट करनी है। पावर स्टेशन ऑफ दिस टाइप कॉमन यूज आर एवरेज 10 मेगावाट, मतलब यहाँ 10 मेगावाट तक की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी हो, कोयला और पानी की अभाव हो, वहां पे हम किसका यूज करते हैं, उसे कहते हैं हम सेंट्रल पावर स्टेशन, ठीक है। ये लिमिट विल बी डिसाइडेड इकोनॉमिक फॉर कॉस्ट, अगर देखो कहाँ जो हमें 10 मेगावाट कोई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है, कोई छोटा सा एरिया है वहाँ पे 10 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है, तो हम ऐसा है तो है नहीं कि वहाँ थर्मल पावर प्लांट या न्यूक्लियर पावर प्लांट कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो उसके लिए हम डीजल पावर प्लांट है या फिर सोलर पावर प्लांट है या फिर विंड पावर प्लांट को जनरेट करेंगे, और वहाँ देखा जाता है सब में कि किसकी कॉस्ट सबसे कम बैठेगी, वो वाला पावर प्लांट वहाँ पे स्टेब्लिश कर दिया जाता है, और वहाँ की इकोनॉमिकल कंडीशन को भी देखा जाता है, ठीक है। तो उस जैसे प्लांट को क्या बोलते हैं, सेंट्रल पावर स्टेशन। स्टैंड बाई पावर स्टेशन, स्टैंड बाई कहने का मतलब ये है, तो डीजल पावर प्लांट को स्टैंड बाई पावर प्लांट भी कहा जाता है। स्टैंड बाई पावर प्लांट कहने का मतलब है डीजल पावर प्लांट में भी यूज है स्टैंड बाई प्लांट वेयर कंटिन्यूटी ऑफ द पावर सप्लाई इज एसेंशियल, मतलब स्टैंड बाई कहने का मतलब ये हो गया कि जहाँ पे हमें कंटिन्यूस बिना किसी रुके लाइट की सप्लाई चाहिए, ठीक है, तो वहाँ पे क्या आ जाता है, स्टैंड बाई पावर स्टेशन कहा जाता है। ये कौन कौन से होते हैं, हॉस्पिटल, टेलीफोन एक्सचेंज, रेडियो स्टेशन एंड सिनेमा। माना कि जैसे आप हॉस्पिटल में किसी का ऑपरेशन चल रहा है, ये तो है नहीं कि हम लाइट के भरोसे बैठे हैं कि लाइट अचानक चली गई तो वहाँ भी लाइट चली जाएगी, लाइट वहाँ चलेगी तो उस आदमी का तो बेचारे का काम तमाम हो जाएगा ना। इसलिए वहाँ पे क्या करते हैं, जब भी ऑपरेशन चलते हैं तो क्या करते हैं, क्या किया जाता है कि एक सेकंड बैकअप जनरेटर रखा जाता है, ठीक है। थोड़ी देर का बैकअप क्या रखते हैं, इन्वर्टर, कि 5 से 10 मिनट जो जनरेटर चल सके, 5 से 10 मिनट में क्या जनरेटर तैयार हो सके चलने के लिए, उसके लिए उससे पहले क्या रखते हैं, इन्वर्टर रखते हैं तैयार, कि इन्वर्टर इतना बैकअप झेल ले, उसके बाद हम क्या चला देते हैं, इन्वर्टर चला दिया जाता है, ठीक है। टेलीफोन एक्सचेंज में भी होता है, क्योंकि अगर थोड़ी देर में ही अगर लाइट चली गई तो कम से कम अगर 5 मिनट भी लाइट चली गई तो समझो 5 लाख का नुकसान हो गया सीधा सीधा, क्योंकि माना कि अगर किसी बिजी एरिया में लाखों कॉल इधर से उधर जा रही हैं तो काफी नुकसान हो जाता है, अगर अगर कॉल ट्रांसमिशन ना हो तो। रेडियो स्टेशन, ये सिनेमा, जैसे आप मूवी देख रहे हैं, मूवी देखते हुए लाइट चलेगी तो आप तो भड़क उठेंगे एकदम, तो वहाँ भी क्या है, जनरेटर का यूज किया जाता है सेकंड बैकअप के लिए, मतलब 5 से 10 मिनट के लिए इतना बैकअप रखते हैं कि इन्वर्टर का बैकअप रखते हैं, फिर 5 से 10 मिनट में इन्वर्टर को इसलिए रखते हैं क्योंकि 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर में हम जनरेटर को स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं कहीं पे ऑटोमेटिक भी स्टार्ट होता है कि एकदम लाइट गई और उसके अंदर एक मिनट के अंदर जनरेटर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और देखते हैं और क्या है, पीक लोड में, पीक लोड मैंने बताया, पीक लोड कहने का मतलब है जब हमें लोड की तरफ क्या होती है, पावर की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है तो उसे हम क्या होते हैं, पीक लोड प्लांट, ठीक है। पीक लोड प्लांट क्या होते हैं, 24 आवर नहीं चलते, जब हमें लोड की रिक्वायरमेंट अगर ज्यादा बढ़ जाती है तो वहाँ क्या होता है, पीक लोड प्लांट एज ए यूज किया जाता है, ठीक है। डीजल पावर प्लांट कैन बी एम्प्लॉयड टू सप्लाई पीक लोड ऑन द पावर सिस्टम while the base load is supplied to nuclear hydro plant, क्योंकि बेस लोड के लिए कौन सी न्यूक्लियर हाइड्रो या थर्मल यूज करते हैं। पीक लोड पे आ जाता है जब माना कि ये पावर प्लांट भी अगर इसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रहे हैं पीक लोड की, तो हम वहाँ पे कौन सा प्लांट लगाएंगे, डीजल पावर प्लांट। डीजल पावर प्लांट क्या करता है कि जैसे माना कहीं 100 मेगावाट है, 100 मेगावाट 120 मेगावाट की जरूरत है, तो हमने क्या देखा कि थर्मल और हाइड्रो को मिला के 100 मेगावाट तो हो गया, दोबारा दूंगी, माना कहीं हमें एक गांव है वहाँ पे 120 मेगावाट की जरूरत है, ठीक है, 120 मेगावाट की जरूरत है, वहाँ पे हॉस्पिटल मतलब वीआईपी है, स्मार्ट सिटी है बहुत बढ़िया, वहाँ पे कितनी है, 120 मेगावाट की जरूरत है, और थर्मल से ले लिया हमने, थोड़ा हाइड्रो से ले लिया, तो वहाँ पे हमने देखा कि 100 मेगावाट की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, तो हमने देखा कि 5 मेगावाट न्यूक्लियर से ले लेते हैं, 5 मेगावाट या 10 मेगावाट न्यूक्लियर से भी ले ली, अब बचा 10 मेगावाट। अब देख रहे हैं कि ये दोनों पावर प्लांट भी इसकी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एक ही अगर एरिया को सभी पावर प्लांट दे देंगे तो बाकी एरिया को क्या होगा, तो हम देखते हैं कि वहाँ पे एरिया में क्या रखा हुआ है, थोड़ा डीजल पावर प्लांट रखा होगा जिसमें 4 से या 5-6 यूनिट होंगी, वो 5 या 10 मेगावाट तक की इसकी आपूर्ति को क्या कर देंगी, पूरा कर देंगी, तो हम वहाँ पे क्या यूज करेंगे, डीजल पावर प्लांट को यूज करेंगे। तो उस टाइम पे वो कंडीशन कैसी थी, पीक लोड की थी, क्या पता उस टाइम हॉस्पिटल ये कंडीशन कब हो सकती है, दोपहर को हो सकती है, ठीक है, दोपहर को हो सकती है, क्योंकि हॉस्पिटल्स और जितने भी ऑफिस हैं सब क्या होते हैं, सब ऑन हो जाते हैं उस टाइम पे, फिर धीरे धीरे ग्राफ क्या होता है, गिरना चालू हो जाता है। इमरजेंसी प्लांट का मतलब ये समझिए
जैसे हम हॉस्पिटल, जैसे ए स्मॉल डीजल प्लांट में बी इंस्टॉल्ड एज अ लार्ज पावर स्टेशन टू बी सप्लाई एसेंशियल ऑक्सिलरी इन केस ऑफ फेलियर ऑफ मेन सप्लाई। इमरजेंसी प्लांट का कहना मतलब है, जैसे मैंने ब्लैकआउट हो गया, ब्लैकआउट मतलब हमारा पावर स्टेशन क्या हो गया, डाउन चले गया, डाउन हो गया, तो मतलब सिंक्रोनिज्म लूज कर गया, मोटर क्या हो गई, लूज कर सिंक्रोनिज्म अपना लूज कर गई या ब्लैकआउट हो गया, तो वहाँ पे इमरजेंसी कंडीशन में क्या करेंगे, हम डीजल पावर प्लांट को लाएंगे। पर ये फुलफिल तो नहीं कर पाएगा रिक्वायरमेंट पूरी पूरी, पर ये है कि कुछ कुछ घंटे के अंतराल में कुछ कुछ एरिया को क्या करेगा, लाइट दे पाएगा। इमरजेंसी पावर प्लांट का मतलब ये भी है कि अगर लाइट चलेगी तो हम एज अ डीजल पावर प्लांट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सोचने कहने वाली बात यह है कि मैं डीजल जनरेटर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डीजल पावर प्लांट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, पावर प्लांट मतलब बड़ा काफी, डीजल जनरेटर की बात नहीं, पावर प्लांट की बात हो रही है। ठीक है, तो इतना तो कर ही देगा कि 50 मेगावाट तक की एनर्जी को सप्लाई कर देगा। इमरजेंसी पावर प्लांट का माना कि ब्लैकआउट हो गया, कोई एरिया है जैसे दिल्ली, दिल्ली का एरिया है, दिल्ली में क्या हो गया, ब्लैकआउट हो गया, तो वहां पे क्या होगा, जैसे राष्ट्रपति भवन है, हमारी सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इनको चलाने के लिए हम जरूरत जितनी इन्हें जरूरत है तो उतनी उतनी पावर को हम जनरेट कर सकते हैं किसी डीजल पावर प्लांट से। जैसे मैंने राष्ट्रपति भवन हो गए, पीएम हाउस हो गया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, ठीक है, इन सबको, हॉस्पिटल्स हो गए, ठीक है, इनको क्या इमरजेंसी को इमरजेंसी में लाइट देने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, डीजल पावर प्लांट का यूज कर सकते हैं। प्राइवेट पावर प्लांट है फॉर स्मॉल इंडस्ट्री। स्मॉल इंडस्ट्री कहने का कहते हैं प्राइवेट पावर प्लांट कहने का मतलब ये है, जैसे कि आपने कहीं मानो कि एक पेपर मिल है, शुगर मिल है, पेपर मिल है, दोनों कुछ ही मान लो, तो वहां पे 4 से 11 के या 12 केवी के चार चार जनरेटर रखे जाते हैं कि अगर माना इलेक्ट्रिसिटी माना ठप हो गई या हमारे कहीं बरसात आंधी में तार टूट भी गए, तो हम क्या कहते हैं कि 4 से 5 यूनिट हमारे प्लांट में रखी हुई है 11 केवी की, तो वो हमारे जनरेटर हमारे प्लांट में उपस्थित सभी मोटरों को कंटिन्यू चला सके। तो इसके लिए हम कौन सा यूज करते हैं, प्राइवेट पावर प्लांट या स्मॉल, फोर किसके लिए, स्मॉल इंडस्ट्री के लिए। इसमें क्या होता है, 11 केवी की 4 या 5 यूनिट होती हैं, और जितनी भी जो ऑपरेशन वर्क चल रहा होता है पावर प्लांट के अंदर वो रुके ना, तो उसको कंटिन्यू करने के लिए हम क्या करते हैं, कंटिन्यू करने के लिए हम कहते हैं डीजल पावर प्लांट का यूज करते हैं, जिनको 4 से 5 यूनिट होती है। ठीक है, पावर प्लांट फॉर स्पार्सली पॉल्यूटेड एरिया, ये क्या है, ये डीजल प्लांट, ये और क्या है, ये डीजल प्लांट में बी एम्प्लॉय टू सप्लाई ए स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया वेयर ओनली वन ट्रांसमिशन लाइन इकोनॉमिकली जस्टिफाइड। ठीक है, टू मेंटेन कंटिन्यूअस सप्लाई इन केस ऑफ द लाइन शुड फेल, continuity of the supply can be maintained by starting the diesel plant as soon as transmission line fail or voltage drop below the permissible limit. If either event, the diesel power plant can be made to start automatically. इसका कहने का मतलब है, माना कि कोई एक शहर है, माना एक शहर है, वहां पे एक ही ट्रांसमिशन लाइन जा रही है, वहां पे एक ही ट्रांसमिशन लाइन जा रही है और कोई वहां पर दूसरा तार के जाने का रास्ता है नहीं। माना क्या हुआ, आंधी तूफान हुआ, कुछ हुआ, वो वहां पर कोई फॉल्ट हो गया, लाइन क्या हुई, टूट गई, गिर गई, या उसमें कोई फॉल्ट आ गया, तो वो शहर तो बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी कट गया, तो वहां तो कुछ अंधेरा अंधेरा हो जाएगा। तो वहां पे क्या करते हैं हम, क्या कहते हैं, लोड साइड ही मतलब जहाँ हमारे शहर होगा उसके पास ही हम क्या कहते हैं 10 से या 5 यूनिट का या 250 मेगावाट का या 100 मेगावाट का 5-5 यूनिट करके कहते हैं एक डीजल पावर प्लांट को स्टेब्लिश कर देते हैं। वो क्या होता है, जो इमरजेंसी कंडीशन, इमरजेंसी कहने का मतलब जैसे ये तार टूट गई, ठीक है, ये मेंटेनेंस में जा रही है लाइन, तो वहां पे हम क्या करते हैं, कुछ घंटों के लिए डीजल पावर प्लांट को रनिंग में लाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी, वो शहर को क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि जैसे हॉस्पिटल्स, बैंक, ठीक है, स्कूल आदि में क्या हो सके, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा सके। तो वहां पे हम कौन सा यूज करते हैं, डीजल पावर प्लांट, उस कंडीशन को कहेंगे पावर प्लांट ऑफ स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया। ठीक है, आगे देखते हैं नर्सरी पावर प्लांट। नर्सरी पावर प्लांट ये थोड़ा अच्छा पावर प्लांट है, इसे क्या कहेंगे हम, नर्सरी पावर प्लांट मतलब इंडिया। माना कि हमारे पास, ये पढ़ लेना आप क्या लिखा है, मैं आपको उसका कंक्लूजन बता देता हूँ। माना कि हमने क्या कहते हैं, हमारा आजकल एक प्रोजेक्ट चल रहा है स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेज, ठीक है। माना कि कोई हमें अचानक क्या बनाना है, स्मार्ट सिटी बनानी है, ठीक है, मुझे क्या बनानी है, स्मार्ट सिटी बनानी है अचानक, और मेरे एक पावर प्लांट को डिजाइन करने में कम से कम बनाने में 10 से 15 साल लग जाते हैं, और मैं एक अगर सिटी बनाऊँ 2 से या 3 साल में, एक स्मार्ट विलेज भी बनाऊँ तो मुश्किल से मुश्किल 2 साल में तैयार हो जाएगा।
ठीक, वहाँ पे स्मार्ट सिटी कहने का मतलब वहाँ पे हर घर में लाइट होगी, अस्पताल होंगे, कॉलेज होंगे, बैंक होंगे, उन सभी को क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होगी। तो वहाँ का जहाँ पहले जब वो गांव स्मार्ट सिटी नहीं था तो वहाँ पे कितना लोड था हमारा, 10 मेगावाट। ठीक है, और अचानक ही क्या हुआ, स्मार्ट सिटी बनने से वहाँ का लोड कितना हो गया, 50 मेगावाट। अचानक ही क्या हो गया, 50 मेगावाट हो गया। तो वहां पे जितनी 10, तो वहां के आसपास के जितने भी पावर प्लांट थे वो 10 मेगावाट से दे रहे थे, और जगह का भी काम चल रहा था, है ना। पर क्या हुआ, जैसे ही हमारी यहाँ 10 से कितनी होगी, 50 मेगावाट होगी, 40 मेगावाट होगी, तो ये 40 मेगावाट की रिक्वायरमेंट वो कहाँ से फुलफिल करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि दूसरे एरिया की लाके दे दें, दूसरे एरिया की लाके दे देंगे तो वहां दूसरी जगह अंधेरा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, उस स्मार्ट सिटी या विलेज के पास क्या करते हैं, छोटा सा डीजल पावर प्लांट बना देते हैं जो 40 मेगावाट की रिक्वायरमेंट को क्या कर सके, फुलफिल कर सके। जब तक कि हम कोई नया न्यूक्लियर या थर्मल या हाइड्रो पावर प्लांट जनरेट ना कर लें इस एरिया की पावर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, तो उस कंडीशन में उस पावर प्लांट को कहेंगे हम नर्सरी पावर प्लांट। और ठीक, डीजल पावर प्लांट का एक पार्ट हो जाएगा नर्सरी पावर प्लांट। फिर नर्सरी कब तक चलेगी, जब तक कि कोई नया न्यूक्लियर थर्मल या हाइड्रो पावर प्लांट वहां नहीं बन जाएगा। ठीक है, तो वहां पे क्या यूज करेंगे हम, डीजल पावर प्लांट, और जिससे कि हमारी स्मार्ट सिटी बनी रहेगी और हमारा काम भी पूरा हो जाएगा। ठीक, काम होने के बाद डीजल पावर प्लांट वहां से क्या करें, हटा दिया जाएगा या फिर एज ए बैकअप रख दिया जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, नर्सरी पावर प्लांट। ठीक, अब आता है हमारा मोबाइल प्लांट्स। ठीक है, ये तो आप सब नहीं देखे होंगे। ये प्लांट क्या होते हैं, एक क्या कहते हैं, जनरेटर लिया, उसे क्या कहते हैं व्हील पे रखा और टोल कर लिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, ट्रेलर पे रखा जनरेटर को टो कर लिया। इसका मतलब यह है कि अगर माना कहीं हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है तो वहां पे हम क्या करेंगे, जनरेटर लेके जाएंगे। ये जितना बड़ा नहीं होता, ये केवल कितना कर सकता है, इतनी कर सकता है कि हम यहाँ देखिए 11 केबी, 22 केबी, 33 केबी, वो इतनी, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो इसे एक कम से कम 2-3 घर या एक मोहल्ला, एक एरिया की लाइट को क्या करते हैं, कवर कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो ये क्या से बोलते हैं, मोबाइल प्लांट बोला जाता है। ठीक है, तो ये सब आपके पावर प्लांट के पार्ट थे। और एक चीज देख लेते हैं, इंजन देख लेते हैं थोड़े क्या होते हैं। क्या कहते हैं, डीजल पावर प्लांट की बात करें तो हम थोड़ा इंजन के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, इंजन क्या होते हैं। ठीक, इंजन क्या, हीट इंजन यूज्ड इन डीजल पावर प्लांट। हीट इंजन कहने का मतलब क्या है, जिसमें एयर और फ्यूल का कंबशन होता हो, उनको हम क्या कहते हैं, हीट इंजन बोला जाता है। ठीक है, हीट इंजन एनी टाइप ऑफ इंजन और मशीन विच ड्राइव्स heat energy from the combustion of fuel or any other source to convert this energy into the mechanical work। मतलब फ्यूल और एयर की कंबस्शन के कारण जो हीट प्रोड्यूस होती है और हीट से जो मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, हीट इंजन बोलते हैं। ठीक है, इंजन, हीट इंजन में भी क्लासिफाइड इनटू टू मेन क्लासेस एज फॉलो। मतलब दो भागों में बांटा गया है, एक्सटर्नल और एक इंटरनल। इसे बोलते हैं ECE और ICE, इंटरनल कंबस्शन इंजन और एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन और इंटरनल कंबस्शन इंजन। ठीक है, इंटरनल अभी देखते हैं इंटरनल क्या होता है, एक्सटर्नल क्या होता है। एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन में यानी कि EC इंजन, इसमें क्या होगा, जो एयर और फ्यूल कंबस्शन है, ठीक है, मिक्सचर है कहने का मतलब, वो कहाँ होगा, सिलेंडर के या उसके बाहर होगा, सिलेंडर के बाहर होगा, तो उसे क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल कंबस्शन। ठीक है, और ये कौन किस किस टाइप के होते हैं। ठीक, जो कंबक्शन कराने के बाद क्या होगा, जो इसमें से जो हीट जनरेट होगी उससे क्या किया जाएगा, पिस्टन को घुमाया जाएगा या रोटेट किया जाएगा, उस पर फोर्स डाल के पिस्टन को घुमाया जाएगा। ये कौन कौन से होते हैं, हॉट एयर इंजन, स्टीम टरबाइन, क्लोज्ड साइकिल इंजन। दीज इंजन आर जनरली यूज्ड, ये कहाँ पे यूज होते हैं, लोकोमोटिव हो गया, जो हमारा ट्रेन चलती है, भाप वाली ट्रेन, जहाज जो होते हैं उनमें भी यही इंजन यूज होता है। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट, ठीक है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। आजकल जितने भी बड़े बड़े शिप्स हैं उनमें क्या यूज होता है, डीजल पावर प्लांट ही लगा रहता है, और जिसकी सहायता से हम वहां पर शिप को भी चला पाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं एक्सटर्नल, इंटरनल कंबस्शन इंजन में इसे बोलेंगे आईसी इंजन। इसमें जो कंबस्शन ऑफ फ्यूल विद ऑक्सीजन, फ्यूल और हवा का कंबस्शन कहाँ होगा, सिलेंडर के अंदर होगा। ठीक, इसे कहेंगे इंटरनल कंबस्शन इंजन। द इंटरनल कंबस्शन इंजन ग्रुप इंक्लूड इंजन एम्प्लॉय मिक्सचर ऑफ कंबस्शन गैसेस एंड एयर नोन एज ए
नॉन एज गैस इंजन। सिंपल सी बात है, इसको इसमें फ्यूल और एयर का कम्बसन किसके होगा, सिलेंडर के अंदर होगा। तो स्पार्क प्लग के द्वारा इसमें स्पार्क जनरेट की जाएगी, ठीक है, जिससे हम पिस्टन को या क्रैंकशाफ्ट को हम क्या करते हैं, रोटेट कर सकते हैं। और इसमें फ्यूल के तौर पे क्या करेंगे, क्या कहते हैं, गैस यूज कर सकते हैं, ऑयल भी यूज कर सकते हैं, ठीक। अब इंजन क्या है, क्लासिफाइड ऑफ इंजन, कितने टाइप में इंजन को बांटा गया है, कितने टाइम, अकॉर्डिंग टू द साइकिल ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। तो कितने, 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक अकॉर्डिंग टू साइकिल ऑफ कम्बसन, ठीक है। यह 3 टाइप में, ऑटो, डीजल साइकिल इंजन या ड्यूल कम्बसन या सेमी डीजल साइकिल इंजन, ठीक। अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट ऑफ सिलेंडर, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, बी, रेडियल, अकॉर्डिंग टू देयर यूज, ठीक है। देयर यूज मतलब क्या है, पोर्टेबल है, ऑटोमोबाइल मतलब किस तरीके से यूज में ला रहे हैं हम, ठीक है। आपको इसमें कौन सा पढ़ना है, अकॉर्डिंग टू दी साइकिल ऑफ ऑपरेशन यानी कि 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक, और दूसरा है अकॉर्डिंग टू दी मेथड ऑफ इग्निशन, स्पार्क इग्निशन और कंप्रेसर इग्निशन, एसआई और सीआई बोलते हैं, ठीक है। और भी टाइप है इसके, अकॉर्डिंग टू दी एम्प्लॉयड एंड मेथड ऑफ फ्यूल सप्लाई, ऑयल, पेट्रोल, गैस, केरोसिन क्या यूज करें, अकॉर्डिंग टू दी स्पीड, लो, मीडियम, हाइट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ कूलिंग, एयर कूल्ड या वाटर कूल्ड, 2 टाइप की कूलिंग यूज करते हैं, एयर कूल्ड या वाटर कूल्ड। अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ गवर्निंग, हीट, क्वालिटी गवर्न या क्वांटिटी गवर्नर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द वाल्व अरेंजमेंट, ओवर, एल, ठीक है, वाल्व अरेंजमेंट के हिसाब से ओवर हेड, एल हेड, टी हेड, एफ हेड। अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर सिंगल सिलेंडर या मल्टी सिलेंडर के हिसाब से हम क्या कर जाता है, यूज किया जाता है, ठीक। अब देखते हैं कि इंजन, डीजल इंजन साइकिल क्या होती है, इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। डीजल इंजन साइकिल क्या होती है, डीजल इंजन इज अ प्राइम मूवर, मतलब ये क्या है, जनरेटर घुमाने के लिए किसकी तरह काम करता है, तो प्राइम मूवर की तरह काम करता है। विच ड्राइव एन अल्टरनेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, ये करता है अल्टरनेटर को घुमाता है और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है, ठीक है। डीजल जनरेटर क्या है, प्राइम मूवर काम करता है। डीजल इंजन, एयर इज ड्रॉन इनटू दिस सिलेंडर एज कंप्रेस्ड इन हाई रेशियो, मतलब ये डीजल इंजन क्या करता है, बाहर से हवा लेगा, ठीक है, उसे कंप्रेस करेगा कितने में, 14 एयर हो गया, 1 क्या होगा, फ्यूल होगा। ड्यूरिंग दिस कंप्रेशन द एयर इज हीटेड टू टेम्परेचर, जब कंप्रेस किया जाता है, जो एयर होती है वो 700 से 900 डिग्री सेल्सियस तक में क्या हो जाती है, कंप्रेस करने में उसका टेम्परेचर कितना हो जाता है, 700 से 900 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, ठीक। एक मीटर क्वांटिटी ऑफ डीजल फ्यूल, मतलब एक स्मॉल क्वांटिटी में क्या करेंगे, फ्यूल को क्या करें, इंजेक्ट किया जाता है, ठीक। और एक स्पार्क इंजेक्ट करके क्या हो जाता है, कंप्रेशन के कारण उसमें क्या लग जाती है, स्पार्क लगता है, उसमें क्या हो जाती है, आग लग जाती है, मतलब एकदम धमाके से क्या जलता है, आग लगती है उसमें, और पिस्टन का नीचे की ओर जाता है वापस हमारा, ठीक है, जिससे हमारी क्रैंकशाफ्ट घूमती है और हमारा शाफ्ट जो है घूमने लग जाती है। हैंस डीजल इंजन आल्सो नोन एज कंप्रेसर इग्निशन, सीआई इंजन भी बोला जाता है, ठीक है। डीजी सेट कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू साइकिल, और साइकिल के हिसाब से 2 और 4 स्ट्रोक में डिवाइड किए गए हैं, ठीक है। हमें याद रखना है कि क्लासिफाइड किस में किए हैं, 2, और क्या बोला जाता है, सीआई इंजन बोला जाता है। कंप्रेसर के टाइम कितना टेम्परेचर होता है, 700 से 900, और जो इनका हाई रेशियो क्या है, यानी एयर इज ड्रॉन इनटू सिलेंडर एंड कंप्रेस्ड टू हाई रेशियो, 14 पॉइंट रेशियो 1 और 25 रेशियो 1 होता है, ठीक है। उसके बाद ये 4 स्ट्रोक ऑपरेशन, मतलब डीजल इंजन बेसिकली क्या कहते हैं, डीजल थोड़ा सस्ता होता है, तो हम इसमें कौन सा यूज करते हैं, बेसिकली 4 स्ट्रोक इंजन का यूज करते हैं, ठीक है। 4 स्ट्रोक इंजन का यूज करते हैं, ठीक। और 4 स्ट्रोक का 4 स्ट्रोक इंजेक्शन यूज करते हैं, तो इसके कुल 4 स्टेप हैं। इंडक्शन स्ट्रोक, वाइल द इनलेट वाल्व इज ओपन, मतलब इसमें क्या होगा, हवा कहते हैं अंदर की ओर कंप्रेस ली जाएगी, इंडक्शन की जाएगी अंदर की ओर। कंप्रेशन स्ट्रोक क्या होता है, इसमें क्या होता है, वाइल दी वाल्व आर क्लोज्ड, वाल्व क्या हो जाएगा, अंदर हवाई वाल्व क्या होगा, बंद होगा, और उसे पिस्टन ऊपर पाएगा और उसको क्या करेगा, हवा को कंप्रेस करेगा, कितना, 20 बार में, यानी कि बायोमीटर आप कितना होगा, 25 बार, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही हमारा कंप्रेस करे जाएगा तो उधर से क्या होगा, फ्यूल इंजेक्ट होगा, और तुरंत ही वहां पे क्या होगा, स्पार्क प्लग के द्वारा वहां पे स्पार्क जनरेट करके उसमें एकदम उसे बर्न कर दिया, बर्न करेगा तो एकदम धमाकेदार, धमाके से क्या होगा, ब्लास्ट होगा, और तुरंत एकदम पिस्टन क्या होगा, नीचे जाएगा। पिस्टन जैसे ही नीचे जाएगा, तो जैसे ही वहां पे एकदम जल गया, तो एग्जॉस्ट के द्वारा जो जलने का जो गैस बचेगी उसे क्या कर दिया जाएगा, एकदम बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इस तरीके से इसमें कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है। हम फिगर द्वारा देख लेते हैं कैसे होते हैं।
ये होगा पहला। इसमें क्या होगा, सिलेंडर, ये नी सिलेंडर है, यहाँ से नीचे गया सिलेंडर, ये क्या किया, हवा ली अंदर में। उसके बाद ये पिस्टन बंद हो गया, यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, पिस्टन को ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, जो एयर है वो कंप्रेस हो जाएगी इतने 700 से 900 डिग्री। जैसे ही यहाँ पे कंप्रेस्ड हो रही है हवा, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, एकदम फ्यूल इंजेक्ट करके स्पार्क किया जाएगा। स्पार्क करने पे यहाँ पे एक धमाका होगा, लाल लाल है, यहाँ धमाका होगा, पिस्टन बहुत तेजी से नीचे की ओर जाएगा, नीचे की ओर जाएगा। नीचे की ओर जाने के बाद यहाँ पे जो गैस जल गई, उससे क्या करेगा, यहाँ से जब पिस्टन नीचे की ओर जाएगा तो गैस जल गई सारी। यहाँ पे गैस जलने के बाद जो यहाँ पे धुआं बचा, उसे अगले ऊपर जाते टाइम जब सिलेंडर नीचे के बाद ऊपर जाएगा, सारी गैसों को क्या कर दिया जाएगा, यहाँ से एग्जॉस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज है इसमें। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, पूरा ऑल ओवर था डीजल पावर प्लांट का। ठीक है, और मैं, और अगर आपको कुछ पूछना हो, कुछ कुछ रह गया हो, तो आप इस पे कमेंट कर सकते हैं जाके, या इसके नीचे, वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।